बच्चों नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर विलियन से। यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, विलियन। अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम जानेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी के बारे में। स्थिर क्वाथी की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। देखो बच्चों, हमने यह तो समझ लिया था कि आदर्श विलयन कौन से हैं और अनादर्श विलयन कौन से हैं। एक छोटा सा रिवाइज हो जाएगा हमारा, और एक हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारी आज के इस लेक्चर की आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर से। ठीक है, तो बात है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर की। चलिए शुरू करें हमारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया, कुछ याद आ रहा हो अगर आपको। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। हमने सबसे पहला पॉइंट आदर्श एवं अनादर्श विलयन के लिए क्या पढ़ा था, जो राउल्ट्स के नियम की पालना करे। यानी कि आदर्श विलयन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, राउल्ट्स के नियम की पालना करे, है ना। राउल्ट्स के नियम का पालन करे। यानी राउल्ट्स के नियम का जो पालन करते हैं कौन, विलियन, वो हमारे कहलाते हैं आदर्श विलियन। अब राउल्ट्स का नियम हमें क्या देखा था बच्चों, ये था PA बराबर PA नॉट XA यानी काई A, है ना, और PB बराबर PB नॉट काई B। ये हमारा राउल्ट्स का नियम था। तो हमने देखा था कि आदर्श विलयन वह विलयन होते हैं जो कि राउल्ट्स के नियम का पालन करें, सबसे पहला। अब अनादर्श विलयन क्या होगा, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, है ना, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी कि जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया, अनादर्श विलयन। जैसे कि PA is not equal to PA not XA, ठीक है, and PB is not equal to PB not XB। यानी कि यह राउल्ट्स का नियम हमने पढ़ा था। जो विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे वो तो होंगे हमारे आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं वो हमारे होंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, ये अनादर्श विलयन में भी हमने दो तरह के देखे थे, कौन से, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, चलिए अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बीच में, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये है कि आयतन परिवर्तन डेल्टा V, आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। यानी कि कहने का मतलब है जब हमने विलय और विलायक को मिलाया तो क्या बना, हमारा विलयन बना। ठीक है, तो जितना आयतन हमारा विलय और विलायक का था उनको जोड़ने पर जो आयतन होता है वही आयतन किसका होना चाहिए, विलयन का। इसका मतलब आयतन परिवर्तन 0 है, आयतन परिवर्तन यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लीजिए आपने 5 ml विलय लिया और 5 ml ही विलायक लिया, तो आपका विलयन कितना होना चाहिए, 10 ml, है ना। यानी कि आयतन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो आयतन ज्यादा है ना ही आयतन कम है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा V क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अनादर्श विलयन की। किसकी बात करेंगे, अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन के लिए जो आयतन परिवर्तन है वो 0 नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा।
है ना, या तो आयतन जो विलयन बनेगा उसका आयतन विलेय और विलायक के आयतनों से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है उसके कणों पर। जो विलयन बन रहा है, विलयन में जो कण है वो कण पास पास हैं या दूर दूर हैं, उस पर ही तो निर्भर करता है ना भाई। जितना दूर दूर होंगे उतना आयतन ज्यादा घेरेंगे, पास पास होंगे तो आयतन कम घेरेंगे, है ना। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन अनादर्श विलयन के लिए 0 नहीं होता है, यानी या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो विलेय और विलायक के योग से जोड़ने पर जो आता है वह यहाँ पर जो है नहीं होगा विलयन के लिए आयतन। समझ रहे हो मेरी बात को? मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है यहाँ पर, अर्थ ये है यहाँ पर कि जो विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन बनेगा उस विलयन का आयतन या तो कम होगा या ज्यादा होगा। किससे कम या ज्यादा होगा? विलेय और विलायक के आयतन से कम या ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद में हमारी क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो आदर्श विलयनों के लिए क्या होता है? 0। यानी कि यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी जो भी अभिक्रिया होगी, देखो आयतन यहाँ पे हम बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा जो हो रही है वो उत्सर्जित हो रही है या ऊर्जा जो है वो यहाँ पर अवशोषित हो रही है। अगर ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है तो हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्जा अवशोषित होती है तो हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आदर्श विलयन में, तो जितनी ही ऊर्जा अवशोषित होगी उतनी ही ऊर्जा मुक्त होगी, यानी दोनों बराबर रहेगी। मान लीजिए विलेय और विलायक की में जो है ऊर्जा जो होती है वहां पर मान लीजिए अवशोषित होती है, तो विलयन बने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या अभिक्रिया जो है वो ऊष्माशोषी है, क्योंकि ऊर्जा का परिवर्तन क्या है? शून्य है। क्या है? परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जितनी ऊर्जा लगाई जा रही है उतनी ही मिल रही है, मतलब दोनों बराबर बैलेंस हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पर 0, ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी? अनादर्श विलयन की। किसकी बात करेंगे? अनादर्श विलयन की। तो यहाँ पर हमारा एंथैल्पी परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी कि या तो अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो अवशोषित ज्यादा होगी या फिर उत्सर्जित ज्यादा होगी। समझ में है मेरी बात को? तो ये सारा हमारे अंतर थे किसके? आदर्श एवं अनादर्श विलयन के। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अंतर रह गया हमारा, कौन सा रह गया? हाँ जी, बिल्कुल सही है बात आपकी, जो भी आप सोच रहे हैं कि सही हमारा यहाँ पर क्या छूट गया है? आकर्षण बल, बंध, है ना। यानी कि यहाँ पर जब कोई विलयन ए है ना, तो यहाँ पे बच्चों ए मान लीजिए कोई विलय है ना, उसके मध्य का आकर्षण बराबर होगा बी के आकर्षण के, और ये बराबर होगा ए बी के आकर्षण के। यानी कि इनके बंध के मध्य जो आकर्षण हो रहा है वो कैसा होगा? बराबर होगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं बच्चों कि जितना ज्यादा आकर्षण होगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? आकर्षण ज्यादा है, ज्यादा आकर्षण है तो वहां पर उस केस में जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित अगर होगा तो कैसा होगा? ज्यादा या कम? कम होगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण ज्यादा है। जब आकर्षण ज्यादा है तो द्रव भाप में या वाष्प में परिवर्तित कम होगा, तो उस केस में उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं हम? आदर्श अनादर्श विलयन में हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे आदर्श विलयन की। अब जब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो ए और बी के मध्य में जो आकर्षण है वहां पर ए बी में वो आकर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो आकर्षण नहीं होगा। क्या है ये? आकर्षण। ये आकर्षण बंध या बल, कुछ भी कह सकते हैं आप, आकर्षण बल या बंध, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो है आकर्षण जो है वो बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। जब ज्यादा आकर्षण होगा तो भाप कम बनेगी, वाष्प दाब कम होगा, है ना। तो
वहां पे हमने देखा था धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ये दो बातें पढ़ी थी हमने देखा था कि जब आकर्षण बहुत ज्यादा है ना, और जब आकर्षण बहुत ज्यादा है तब उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में वाष्प जो हो रही है वो कम बन रही है ना, और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम लगेगा, तो हमने उसे कहा था ऋणात्मक विचलन, अनादर्श विलयन का। और जहां पर आकर्षण कम होगा तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, तो वहां पर जो है विलयन का वाष्प दाब जब ज्यादा होगा तो वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। ठीक है, यही सब हमने पढ़ा। तो आपको मुख्य ये चार बातें दिमाग में रखनी है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर करते समय, कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन से कैसे भिन्न है या अलग है, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हो गई हमारी आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर की। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का, वो क्या है बच्चों, वो है हमारा स्थिर क्वाथी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी के बारे में। क्या होता है स्थिर क्वाथी, एक बिल्कुल अलग ही चीज सुनने को मिल रही है। अब तक तो हम क्या सुन रहे थे, क्वथनांक सुन रहे थे भैया। अब स्थिर क्वाथी क्या चीज है, देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है स्थिर क्वाथी। वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। और इन मिश्रण घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, कोई मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी लिखा हुआ है सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल सही है, सही समझ रहे हो आप लोग कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने समझाया ही नहीं है अभी तक, तो समझ में कैसे आएगा। चलिए अब मैं समझाती हूँ आपको इसका मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थिर क्वाथी। देखो, इसको समझने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आपको क्या समझाते हैं, क्वथनांक, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वथनांक को समझते हैं। अब क्वथनांक क्या होता है, देखो क्वथनांक हमें पता है कि किसी भी द्रव को, है ना, किसी भी द्रव अवस्था को जब कौन सी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, गैस अवस्था में, है ना। द्रव अवस्था को जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तब उस केस पर जो हम ताप देते हैं, जो टेम्परेचर देते हैं, जो ताप देते हैं, वो ताप हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यही पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, कि किसी भी द्रव को जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो एक ताप हम उसको देते हैं, और एक ताप, एक निश्चित वैल्यू आती है, एक फिक्स ताप आता है जिस पर अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, द्रव से गैस में। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। कौन सी अवस्था हो रही है यहाँ पे, द्रव से गैस में। तो वहां जो ताप दिया जाता है, फिर ये जो ताप होता है एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू, यानी फिक्स हो जाता है ये टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर जब भी पिघ बनना शुरू हो जाएगा, जब ये द्रव से गैस में परिवर्तित होना शुरू होगा, और जब तक ये पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होता है, ये ताप जो है वो फिक्स रहेगा, और उसको हम नाम देते हैं क्वथनांक। ठीक है, अब बात क्या आती है, बात तो आती है स्थिर क्वाथी की, कि स्थिर क्वाथी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने वाष्प के बारे में पढ़ा। क्या हुआ, मान लीजिए अब क्या हुआ, यहाँ पर एक द्रव है, ये यहाँ पर क्या है बच्चों, द्रव है। ठीक है, अब ये द्रव जो है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। ठीक है, ये हमने पढ़ा, जाना। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब द्रव को गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो जो हम ताप दे रहे हैं वो ताप हमारा क्वथनांक है। ठीक है, लेकिन क्या सच में यही बात है, क्या रियल बात क्या है, वो हम देखते हैं। देखो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पे ये कौन सा दाब लग रहा है, वाष्प दाब। कौन सा लग रहा है, वाष्प दाब। ठीक है, तो जब इसमें हम ताप देते हैं तो ताप देने पर जो भी वायुमंडलीय दाब है, जब वो वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तब उस केस में वो ताप जो है वो स्थिर हो जाता है, और उसे हम कहते हैं क्वथनांक।
ठीक है। यानी कि जब किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं और हम ताप देते हैं, ताप दे रहे हैं तभी तो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप दे रहे हैं तभी तो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा। रखे रखे द्रव में गैस से थोड़ी परिवर्तित होगा। हम क्या करते हैं उसके लिए, टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं। अब ताप देने पर क्या होगा कि ये जो वाष्प है इससे वाष्प दाब लगती है, हमें पता है। अब देखो, जब ये वायुमंडलीय दाब बाहर की तरफ का है, वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उस केस में ताप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी और उस केस में यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक। यानी कि जब एक द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव से गैस कहाँ जा रही है, वायुमंडल में, है ना। तो जब द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो एक फिक्स टेम्परेचर, एक ताप आता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो वहां पर क्वथनांक कब आता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब उस केस में हमें ये टेम्परेचर मिलता है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब बात हमारी ये तो हो गई क्वथनांक की। अब ये क्या कह रहा है, हमारा द्विघटकीय मिश्रण, दो मिश्रण हमने दो लिए हैं, दो घटक लिए हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी दो मिश्रण लिया, ठीक है, जब उनको हमने क्या किया, गरम किया, तो वहां पर जब उनको हमने उबाला तो उबालने पर दोनों का ही ताप एक ही आता है, दोनों का ही ताप एक ही आता है, जिसे हम स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जल है ना, और अल्कोहल है, दोनों को जब गर्म किया जा रहा है तो गर्म करने पर दोनों का क्वथनांक एक ही आएगा। तो इस तरह उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी। यानी कि द्विघटकीय, दो लिए द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसा हो, समान हो, यानी कि निश्चित ताप पर उबलते, ताप दोनों का सेम आ रहा, जहां क्वथनांक अलग अलग होगा वहां एक ही क्वथनांक आएगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, कैसे, इसको हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। ठीक है, कि उदाहरण में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो स्थिर क्वाथी जो है वो बनेंगे। ठीक है, देखो एक बात आपको और दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है बच्चों, क्या ध्यान में रखनी है कि हमेशा वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब है ना, ये ध्यान रखिए, वाष्प दाब जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्वथनांक के। किसके, क्वथनांक के। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, वाष्प दाब। ये बात आपको आगे याद आएगी, आगे आप इसको अच्छे से समझेंगे कि यानी वाष्प दाब जो भी है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम। ये तो बात हो गई हमारी स्थिर क्वाथी की, यानी कि दो हमने जो है द्रव लिए हैं, उन दोनों द्रवों का एक ही ताप पर जब हम उबालेंगे तो उबालने पर एक ही टेम्परेचर पर उबलना शुरू करते हैं, तो उनको कहते हैं स्थिर क्वाथी। ठीक है, चलिए